Yes, chalo. Can we start? Yes. So we are revising chapter number 7 and chapter number 8 of the audit. So chapter number 7 is in front of you. क्या नाम है? Audit sampling. Okay, yeah. Chapter number 1 audit sampling का ऐसे ऐसे 530 नाम क्या मीनिंग बताएंगे सैम्पलिंग का. So what is meaning of sampling? Application of audit procedures to less than 100% of the items of the population. मतलब कि मेरे पास स्टॉक का पॉपुलेशन पड़ा हुआ है, उस पॉपुलेशन में से मैं कुछ चुनिंदा आइटम्स निकालूंगा और उसके ऊपर मैं अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, उसको बोलेंगे क्या? सैम्पलिंग. और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, जिस भी सैंपल को मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाया है उसके जो भी क्या आ रहे हैं, उसके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, आई कंस्ट्रू दैट दिस वुड बी फॉर द होल पॉपुलेशन. यस और नो? यस. उसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमने बोला तो व्हाट इज पॉपुलेशन? Population is what? The entire set of data from which sample is to be selected. What are the characteristics of population? It should be CAR. So CAR. C stands for complete, A stands for appropriate, R stands for reliable. ठीक है, तो ये रहे बोलो characteristics of population. हाँ जी, समझे? नेक्स्ट वन है अप्रोचेस टू सैम्पलिंग. कितने अप्रोचेस है? दो. पहला स्टैटिस्टिकल, दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल. स्टैटिस्टिकल का मतलब है यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मैथमेटिक्स वगैरह जो भी लॉजिकल है. एंड व्हाट इज नॉन स्टैटिस्टिकल? जो स्टैटिस्टिकल नहीं है, जो ऑडिटर के पर्सनल एक्सपीरियंस और उसके जजमेंट पे डिपेंड करेगा. यस और नो? उसके बाद स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक है. मार्क दिस इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में सवाल आया था. एक्सप्लेन. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज मोर साइंटिफिक. व्हाई? बिकॉज it uses the mathematical laws and it has a wide range of applicability where the population having a similar items. उसके बाद what are the advantages of statistical sampling? Again important. तो what are the advantages? पहला आपको बताऊं मैं, इसके ऊपर सवाल आया था. यस और नो? मतलब एडवांटेज है, एडवांटेज के अंदर पहला एडवांटेज है और उसी एडवांटेज के ऊपर सवाल पूछ के रखे हैं उन्होंने. तो पहला सवाल क्या है? दैट सैंपल साइज डू नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. मतलब बताएंगे सैंपल साइज मतलब क्या होता है? सैंपल साइज यानी कि परसेंटेज. ओके, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सैंपल साइज इज व्हाट? परसेंटेज. एंड पॉपुलेशन साइज बढ़े, भले ही बढ़े, लेकिन मेरा सैंपल साइज नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे सैंपल क्वांटिटी बढ़ सकती है क्या? फॉर एग्जांपल 10% का सैंपल साइज है, 1000 मेरी क्वांटिटीज है, तो हाउ मच इज द सैंपल क्वांटिटी? 100. लेकिन वही अगर मैंने पॉपुलेशन को 2000 कर दिया तो क्या मेरा सैंपल क्वांटिटी बढ़ेगा? कितना? 2000 का 10%, कितना आ गया? 200. लेकिन क्या सैंपल साइज बढ़ा 10% का? नहीं, वो 10% का 10% ही है. तो पहला एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज व्हाट? दैट सैंपल साइज डू नॉट विद इंक्रीज इन द. वेरी गुड. उसके बाद क्या ये ऑब्जेक्टिव है? क्या ये डिफेंसिबल है? भाई ऑब्जेक्टिव है बिकॉज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे जो सैंपल्स आएंगे ना वो कुछ ऑब्जेक्टिव से आएंगे. मतलब कि हमारे ईच एंड एवरी पॉपुलेशन, सॉरी ईच एंड एवरी आइटम विद इन द पॉपुलेशन, वो क्या होने चाहिए बोलो, जो भी सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं इट शुड रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और उसी ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को चूज किया है ओवर एंड अबाउट द नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एंड इट इज डिफेंसिबल. व्हाई? आगे जाके कुछ गलती भी होती है तो मेरे पास डिफेंस है कि मैंने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ऐसे ही एवरी मैंने कोई भी सैंपल नहीं उठाया, मैंने कुछ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल करके मैंने सैंपल्स निकाले हैं. यस और नो? उसके बाद इट गिव्स अस अ मिनिमम सैंपल साइज. जहां पे रिस्क फ्लक्चुएटिंग है वहां पे मेरे पास मिनिमम सैंपल साइज है एंड इट इज व्हाट? ए कैलकुलेटेड रिस्क. व्हाट इज द रिस्क? ऑडिट रिस्क की बात कर रहे हैं, सैंपलिंग रिस्क की बात कर रहे हैं. तो मैंने जो रिस्क उठाया है बिकॉज सैंपल निकालूंगा, उसके जो रिजल्ट है आई कंस्ट्रू इट एज अ होल पॉपुलेशन. तो मेरा रिस्क है लेकिन ये रिस्क कैसा है? कैलकुलेटेड है. एंड लास्ट वन, इट इज अ बेटर, इट गिव्स यू अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज डेटा बिकॉज सैंपल आ रहे हैं वो क्या है? रिप्रेजेंट करेंगे होल पॉपुलेशन को. तो दिमाग में ये रखो एडवांटेजेस. पहला सैंपल साइज डू नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द. दूसरा ऑब्जेक्टिव है, डिफेंसिबल है. तीसरा मिनिमम सैंपल साइज दे रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क है. एंड वेरी गुड. उसके बाद नॉन स्टैटिस्टिकल, जैसे कि मैंने बोला कि नॉन स्टैटिस्टिकल मतलब कि इट इज स्टैटिस्टिकल नहीं है जो नॉन स्टैटिस्टिकल है, लेकिन ये ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड है, ऑडिटर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा. डिसएडवांटेज क्या है? दैट एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कि सैंपल शुड रिप्रेजेंट होल पॉपुलेशन, लेकिन ये एक्सपेक्टेड डिग्री जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं करवाएंगे. नेक्स्ट वन है क्लोजनेस ऑफ द क्वालिटी कैन नॉट बी मेजर्ड. कि ये जो सैंपल ड्रॉ किया है वो अपने पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक से कितना क्लोज है ये मेजर नहीं कर सकते. स्टैटिस्टिकल में कर सकते हैं ना? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं. एंड ऑडिटर कैन नॉट एंजॉय द लग्जरी. क्या लग्जरी? कि मैंने जो ओपिनियन दिया है वो सही है, ये लग्जरी हम लोग नॉन स्टैटिस्टिकल में नहीं एंजॉय कर सकते. ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था. तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन स्टैटिस्टिकल? कैन नॉट बी अचीव, क्लोजनेस कैन नॉट बी मेजर्ड. एंड बताएंगे एडवांटेज ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग.
सैंपल साइज डो नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द, दूसरा, तीसरा, वेरी गुड, एंड डिसएडवांटेजेस, पहला डिसएडवांटेज expected degree cannot be achieved, closeness cannot be, and third one, very good, very good. अब देखेंगे methods of selecting the samples, इसमें से भी सवाल आपको आ सकता है। तो मेथड्स कितने अपने पास, देखो आई थिंक 1 2 3 4 5 है, यस और नो। तो पहला कौन सा है, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम में वापस दो, सिंपल एंड सर्टिफाइड। रैंडम सैम्पलिंग पूछेंगे तो ये मसाला डाल देंगे आप, हर श्योर। तो बढ़ेंगे, व्हाट इज सिंपल रैंडम, each unit has got equal chance of getting selected. What is stratified, पहले strata फॉर्म करेंगे, what is strata, ग्रुप्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और हर एक ग्रुप अपने आप में एक पॉपुलेशन जैसा काम करेगा और हर एक स्ट्रेटा में से हम लोग क्या निकालेंगे, सैंपल्स निकालते जाएंगे, यस और नो। तो डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन इनटू फ्यू ग्रुप्स, इसको बोलते हैं स्ट्रेटा, and each strata considered as a separate population and the samples will be drawn from each strata. उसके बाद आएंगे क्या बोलो, इंटरवल। व्हाट इज इंटरवल, इसको दूसरा नाम है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग मतलब क्या है, नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज एंड सैंपलिंग इंटरवल। ये इससे क्या मिलेगा आपको, एक सैंपलिंग इंटरवल मिलेगा। अगर आपको याद है 50, तो each 50th यूनिट विल बी सिलेक्टेड एंड स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी हैफोजार्ड। आप किस मतलब कि मैंने 10 से चालू किया तो कौन सा आइटम सिलेक्ट होगा, अगर मेरा इंटरवल 50 है तो 60th आइटम विल बी सिलेक्टेड। वेरी गुड, आपको तो सब याद है। उसके बाद मॉनिटर यूनिट सैंपलिंग, इसको दूसरा नाम क्या है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। इससे क्या होता है, हम लोग वैल्यू के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 1000 2000 3000 4000 कितने भी रुपए के मॉनिटरी वैल्यू से उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कौन सा, हैफोजार्ड। व्हाट इज हैफोजार्ड, हैफोजार्ड सिस्टमैटिक क्यों लिखा है यहाँ पे, नहीं नहीं इसके सिस्टमैटिक नहीं। ओके, हैफोजार्ड मतलब क्या है, नहीं ये अलग से, नहीं ये अलग है। हैफोजार्ड को ये भी नहीं आएगा, ये इसको काट देता हूँ। हैफोजार्ड मतलब क्या है, विदाउट हैविंग एनी स्ट्रक्चर, विदाउट हैविंग एनी स्ट्रक्चर। तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे हमने सिलेक्ट कर दिया हैफोजार्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड हैफोजार्ड देन, रैंडम में कुछ बेस हो सकता है जैसे स्ट्रैटिफाइड रैंडम, लेकिन हैफोजार्ड में ऐसा कोई बेस ही नहीं है। हाँ जी, समझे। एंड लास्ट वन क्या बोलो, ब्लॉक सैंपलिंग। व्हाट इज ब्लॉक सैंपलिंग, इज अ ब्लॉक ऑफ कॉन्टिग्युअस आइटम्स। व्हाई इट इज नॉट यूजफुल, बिकॉज द ब्लॉक में कंटेन अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम्स। तो अगर हमने एक ब्लॉक सिलेक्ट कर दिया तो वो सिमिलर आइटम वाले है ना, हो सकता है पॉपुलेशन में कोई और कैरेक्टरिस्टिक भी आइटम हो, है ना, समझे नहीं समझे। तो इन सब मेथड में से ना मुझको जो पसंद है वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सही वही लग रहा है ना कि पूरे ग्रुप पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करो और सब में से एक एक एक, एक उठाओ, तो सबसे मुझको वही भारी लगता है। तो एक बार वापस रिवाइज करेंगे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। पहला रैंडम, रैंडम में दो, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। दूसरा सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक दूसरा नाम क्या है, इंटरवल, यस और नो। तीसरा मॉनिटरी, चौथा हैफोजार्ड एंड फिफ्थ वन इज अ ब्लॉक सैंपलिंग। क्लियर छे। नेक्स्ट वन है चार्ट नंबर 2, सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। व्हाट इज सैंपलिंग रिस्क, ड्राइंग द इरॉनियस कंक्लूजन। व्हाट इज इरॉनियस कंक्लूजन, रॉन्ग कंक्लूजन। तो हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बिकॉज ऑफ दी रॉन्ग सैंपल्स। मैंने रॉन्ग सैंपल डिटरमाइन, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लासरूम है, अगर इस क्लासरूम ये जो बैच है वो होशियार है या नहीं है, उसके मैंने क्या किया, किसी एक को उठाया तो उसको सवाल पूछा, उसको जवाब नहीं आया, तो मैंने क्या ड्रॉ किया कंक्लूजन, कि ये बैच जो वाहियात है, इसको कुछ नहीं आता है। अगर मैंने किसी और को उठाया रहता, उसने जवाब दिया रहता, तो आई वुड हैव ड्रॉन ये बैच होशियार है। एक्चुअल में बैच होशियार है, लेकिन किसी एक को पूछने की वजह से क्या हो गया, पूरी बैच में मैंने रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क। और नॉन सैंपलिंग रिस्क, जो सैंपलिंग की वजह से नहीं आता है वो नॉन सैंपलिंग है, यस तो नो। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बताएंगे क्या क्या रिस्क हो सकता है। डिटेक्शन रिस्क इज नॉन सैंपलिंग रिस्क, अरे सो नो। या फिर हमने देखा कौन सा, वो ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ ए आरएमएम एंड डी। आरएमएम मतलब इट कैन बी आरएमएम इट कैन बी इंडिविजुअल असर्शन लेवल, इट कैन बी एट द ओवरऑल फाइनल। तो इनहेरेंट रिस्क भी हो सकता है कई बार, वो हमने इसका क्या कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देखा, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क है, तो ऑडिटर का ओपिनियन गलत जा सकता है, तो इट विल कम अंडर द नॉन सैंपलिंग रिस्क। या फिर सही से एग्जांपल आपको चाहिए तो डिटेक्शन रिस्क इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ नॉन सैंपलिंग रिस्क, कि मैंने सैंपल तो सही से ड्रॉ किए लेकिन मेरे आंटी गलत है। आंटी गलत मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट गलत है। मेरे आंटी इतने वाहियात है, मेरी आंटी
इतनी वाहियात है कि वो क्या नहीं कर पाई, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढ नहीं पाई, तो ये नॉन सैम्पलिंग में आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो, एवी ऐसे है ना, वो भजन कीर्तन में नहीं जाते क्या, ऐसे ऐसे करते, क्लासिकल म्यूजिक में, म्यूजिक के प्रोग्राम में लोग जाते हैं ना, घंटा को समझ में नहीं आता है कौन सा राग है, भैरवी राग है या कौन सा राग है ना, सब लोग ऐसा वाह 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 वाह, कुछ कभी कभार हम लोग अपने सुर में मिलाते, जैसे कि हमारे बाप दादा जो है वो क्लासिकल सिंगिंग में महारत हासिल है उनको, हम किसी घराने से बिलोंग कर रहे हैं, अरे क्या बात, ऐसे मुंडी मत हिलाओ, कुछ समझ रहे हो तो मुंडी हिलाओ, समझ रहा है पक्का। चेस। नेक्स्ट वन, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, तो इवैल्यूएट क्या करेंगे, रिजल्ट्स ऑफ सैंपल एंड सैंपल प्रोवाइड द रीजनेबल बेसिस और नॉट, मतलब ये इवैल्यूएट कर रहे हैं हम लोग, क्या इवैल्यूएट करेंगे कि सैंपल जो ड्रॉ किया है वो सही है या नहीं है, और सैंपल से जो कंक्लूजन आ रहा है वो रीजनेबल है या नहीं। हाँ जी, समझे, तो यहाँ पे खत्म आपका क्या बोलो, चैप्टर नंबर 7 क्लियर। 6 एनी डाउट सो फार, आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, एक ही पन्ने का है, जल्दी रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर, बताएंगे व्हाट इज द एसे फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, ऐसे अरे श्योर 580 520 580 किसका है फिर, अरे श्योर ये क्या है 5/2, 5/2 मतलब 520, अरे श्योर याद रहेगा, तो ऐसे 520 मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ये क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल, कौन सा प्लॉजिबल, जोर से बोलो क्या, प्लॉजिबल, जोर से आंखें बंद करके बोलेंगे, प्लॉजिबल, जोर से बोलो, प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, एग्जांपल दिया था मैंने, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड सैलरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नॉन फाइनेंशियल एंड सैलरी इज अ फाइनेंशियल, तो दोनों का रिलेशन ड्रॉ करके हमने इस साल का सैलरी का एक्सपेंस कितना हो सकता है वो डिटरमाइन कर दिया, मतलब हमने क्या कर लिया, एनालिटिकल प्रोसीजर कर दिया, ठीक है ना, एंड दैट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द एनी फ्लक्चुएशन वी फाउंड, देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, पहला it is an evaluation of financial information through analysis of plausible relationship between financial and non-financial data and investigate that what in detail any fluctuation. next भी हम लोग कंपेयर करेंगे, अभी हमको कंपेयर करना पड़ेगा ना, सो कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, कंपेयर करेंगे प्रायर पीरियड से, एंटीसिपेटेड रिजल्ट से, या सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन से, किससे करेंगे, एक तो प्रायर पीरियड खुद का, या फिर हमारे कुछ बजट से, या फिर अपनी जैसी कोई दूसरी कंपनी है इंडस्ट्री में तो उसको कंपेयर करेंगे, तो इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों करता है, उसको एविडेंस चाहिए कि आरएमएम कितने हैं नहीं है, और उसको क्या करना है, कंक्लूजन फॉर्म करना है, बिकॉज वो नियर एंड ऑडिट के एंड में भी एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा टू फॉर्म द कंक्लूजन, यस और नो, तो उसको क्या चाहिए बोलो, एविडेंस चाहिए और कंक्लूजन, तो ये पर्पस है किसका बोलो, एनालिटिकल प्रोसीजर का। टाइमिंग कब करेंगे, प्लानिंग में, शुरुआत में, बीच में और अंत में, शुरुआत में, बीच में और अंत में क्या करेंगे, एनालिटिकल, शुरुआत में क्यों करेंगे, बिकॉज मेरे को आंटी डिसाइड करना है, बीच में क्यों करेंगे, आंटी में कुछ चेंज है तो, और कंप्लीशन में क्यों करेंगे, बिकॉज मेरे को कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, कंक्लूजन को सब्सटैंशिएट करना है, देखो मैंने पूरा ऑडिट कर लिया, मेरे पास कंक्लूजन तय है, मेरा कंक्लूजन है ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन इसको भी सब्सटैंशिएट करने के लिए एक बार मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन एंड पे क्या करूंगा, देखो रे पे बुक है ना, एंड पे देखो ना, फॉर्मिंग कंक्लूजन पे नियर एंड प्रोसीजर्स, यहां पे भी क्या करूंगा मैं, एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकता हूं, यस और नो, तो कब कब करूंगा एपी एनालिटिकल प्रोसीजर, प्लानिंग, टेस्टिंग, प्लानिंग, प्लानिंग, तो टेक्निक्स, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, दो टेक्निक्स है, मैं ट्रेंड एनालिसिस करूंगा और रेशो एनालिसिस करूंगा, मतलब ये दो तरीके हैं एनालिटिकल प्रोसीजर करने के, दो तरीके, दो टेक्निक, पहला एक तो ट्रेंड एनालिसिस, दूसरा रेशो एनालिसिस। व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन ऑफ प्रायर पीरियड डेटा विद द करंट पीरियड डेटा, पिछले सालों में क्या था, इस साल में क्या है, आई फाउंड आउट द ट्रेंड, एंड व्हाट इज रेशो, कैलकुलेटिंग द वेरियस काइंड ऑफ रेशोस, से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो हो गया, एक्सपेंस टर्नओवर रेशो हो गया, और जो भी पी रेशो, ये रेशो, जो भी आपका रेशो है, तो आप एनालिसिस सॉरी ट्रेंड ढूंढ सकते हैं, या फिर आप रेशो एनालिसिस कर सकते हैं, ये टेक्निक्स है, मतलब इफ आई आस्क यू टू डू एनालिटिकल प्रोसीजर, देन यू डू ओनली टू थिंग्स, यू ईदर डू ट्रेंड एनालिसिस और ईदर यू डू रेशो एनालिसिस। झाले, हाउ टू पुट अ रिलायंस ऑन द एनालिटिकल प्रोसीजर, पहला है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, बिकॉज एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए आई रिक्वायर इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन अगर रिलायबल है तो मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर भी
रिलायबल ही होगा ना। जैसे कि आई कंपेयर विद द माय पास डेटा, वो तो मेरे पास ही है, मेरे बजट मेरे पास ही है, लेकिन सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन मेरे को बाहर से आ रही है, अगर मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं तो वो सोर्स अच्छा होना चाहिए ना। अरे सही होना चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन आया तो। चलो ऑडिटर के पास क्या है, एक मान लो टेलीकम्युनिकेशन का एक बिग कंपनी है, जैसे रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन है, तो रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन का नेट प्रॉफिट 10% है। तो एज एन ऑडिटर व्हाट आई डिड, आई कंपेयर विद द सिमिलर इंडस्ट्री। जैसे इंडस्ट्री में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ना, उसमें टाटा है, उसमें एयरटेल है, उसमें वोडाफोन है, जो भी सब कंपनीज है, अब उनके जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मान लो 25% है, ऐसा मुझको इंफॉर्मेशन आया है। कितना है क्या है नहीं मुझको नहीं पता है, लेकिन वो जो सोर्स है ना इंफॉर्मेशन का वो गलत है, मतलब मेरे को गलत इंफॉर्मेशन मिला है, तो बताएंगे मैं रिलायंस की बजाऊंगा नहीं बजाऊंगा? बजाना चाहिए था क्या? मैंने ऑडिट रिपोर्ट में उसकी बजाई नहीं बजाई, मैंने बोला कि सिमिलर इंडस्ट्री में 25% है, साले तुम 10% दिखा रहे हो, फ्रॉड लग रहा है मेरे को। एक्चुअली था क्या, इंडस्ट्री में भी 10-12% ही था, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गलत है, तो मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर का रिलायंस जो है, मतलब आई कैन नॉट प्लेस द रिलायंस ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर। व्हेन आई कैन प्लेस रिलायंस जहां पे इंफॉर्मेशन का सोर्स सही है, इंफॉर्मेशन कंपेरेबल है। अरे मेरा टेलीकम्युनिकेशन है और मेरे को है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कंपेयर हो सकता है क्या? कंपेयर सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, एक ही ग्रुप की इंफॉर्मेशन, सॉरी एक ही इंडस्ट्री के कंपनीज की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करूंगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन? वो मुझको इंफॉर्मेशन ओरल मिल रही है, मेरे को रिटर्न मिल रही है, मेरे को ऐसा ऑनलाइन डेटा डिजिटल डेटा मिल रहा है, मेरे को प्रिंटेड डेटा मिल रहा है, तो जो भी प्रिंटेड है जो भी ऑनलाइन मिल रहा है उसके ऊपर रिलायंस रखूंगा ना, ओरल इंफॉर्मेशन से आई कैन नॉट प्लेस द रिलायंस। एंड लास्ट वन, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मेरी इंफॉर्मेशन जो एंटिटी का जिसका ऑडिट कर रहा हूं उसके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या फिर उसका जो ईआईएस है, अगर उस ईआईएस में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो वहां से आने वाली इंफॉर्मेशन भी स्ट्रांग है, अगर वीक है तो आई कैन नॉट प्लेस रिलायंस ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एंटिटी। तो हाउ कैन आई प्लेस रिलायंस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर? पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा कंपेरेबिलिटी, तीसरा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, चौथा श्योर, एंड दिस इज द लास्ट वन, इन्वेस्टिगेशन द रिजल्ट्स। अब पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया, अब मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, कोई फ्लक्चुएशंस है तो आई विल इंक्वायर टू द मैनेजमेंट और फिर आई विल परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर। उसको हमने डिटेल में देखा हुआ था। अगर मुझको फ्लक्चुएशन मिल रहे, अरे क्या हो गया ये, पिछले बार तो एक्सपेंसेस 1 करोड़ के थे लेकिन इस साल एक्सपेंसेस 100 करोड़ कैसे हो गए, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है, तो आई आस्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बोला कि नहीं नहीं पिछले साल हमारा नेचर ऑफ ये जो था क्या बोलते उसको ऑपरेशन जो था वो कम लेवल पे था, इस साल ज्यादा हो गया। समझे नहीं समझे? जैसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का पहले साल जो था लॉस में थी कंपनी, तो 21 या 10 करोड़ का कुछ लॉस था कंपनी का, लेकिन उसके बाद जो कंपनी है वो इतना प्रॉफिट में आ रही, इतना प्रॉफिट में आ रही ना कि सेबी वाले लोग उसको रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे कि अडानी ग्रुप का एक कंपनी है, अडानी, अदानी ग्रुप समझ रहे हो, अदानी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में, तो अदानी ग्रुप की एक ग्रुप कंपनी है, उसका स्टॉक जो है वो सेबी के रेगुलेशन में है, मतलब सेबी के निगरानी में है, मतलब वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये स्टॉक का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज उनका प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा है। समझ गया ना? आई थिंक ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आई थिंक अदानी ग्रुप की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन चला है सेबी ने। वाई? बिकॉज इसका स्टॉक जो है उसका वैल्यू बहुत बढ़ रहा है। वैल्यू क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो बढ़ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों बढ़ रहा है? बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो रही है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग क्यों हो रही है? प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट ज्यादा क्यों आ रहा है ये चेक करना जरूरी है। तो मैनेजमेंट ने बोला नहीं, हमारे पास बहुत सारे, अभी हमने कोरोना के चक्कर में बहुत सारे मेडिसिन बनाए हैं, बहुत सारे हैंड सैनिटाइजर बना है, इसलिए अपना प्रॉफिट बढ़ गया है, तो आई विल इंक्वायर द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट ऐसा कैसे हो गया। तो मैनेजमेंट ने हमको रिप्लाई दिया, मैनेजमेंट का रिप्लाई अगर सही नहीं लगा तो मैं क्या करूंगा, आई विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। नो, अरे यस नो, तो यहाँ पे खत्म हो आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज द एनालिटिकल प्रोसीजर। एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? पक्का? रुके हम लोग इधर ही, तो यहाँ पे खत्म आपका चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन। ओके जी।